हम लोगों का रह गया पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ऑफ द M3 रिसेप्टर। M3 रिसेप्टर मेरे ब्रोंकियोल्स को तो कर रहा था कंस्ट्रिक्ट, ऐसा ही है क्योंकि कैल्शियम अंदर जा रहा था, लेकिन इसने मेरे वेसल्स की फिर रिलैक्सेशन क्यों करवाई है भाई? इसको क्या ऐसा हो गया भाई, क्या मैकेनिज्म है जिसने वहाँ की रिलैक्सेशन करवाई? नाउ द क्वेश्चन जो आपके वाइवा में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं, मेरे पास द M3 रिसेप्टर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन कैल्शियम विद इन द सेल, ठीक है, चाहे इन्फ्लक्स से कर रहा है चाहे रिलीज से कर रहा है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन हाउ these M3 receptor are causing the dilation in the blood vessels। भाई अब ये मैकेनिज्म है बच्चों जो पढ़ने वाला है, यानी कि ये कोई डुअल इफेक्ट आ गया, एक तरफ तो भी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो दूसरी तरफ रिलैक्सेशन कैसे होगी? मैंने इस इफेक्ट को कह दिया दिस इज़ द पैराडॉक्सिकल इफेक्ट, ठीक है। अब जी ये इफेक्ट मेरे पास बेसिकली आया कैसे? बच्चों इस इफेक्ट को समझने के लिए आपको फिजियोलॉजी अगेन रिवाइज करनी पड़ेगी, आपके ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर को रिवाइज करना पड़ेगा। फिजियोलॉजी में भी हम ब्लड स्ट्रक्चर वेसल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, आर्टरीज के, वेंस को, कैपिलरीज को स्टडी करते हैं। फिर जब आप पैथोलॉजी में हाइपरटेंशन को पढ़ते हो तो वहाँ भी रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी के अंदर अगेन आपके वेसल्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। मेरी जो ब्लड वेसल्स हैं बच्चों बेसिकली देखो, अब इसका स्ट्रक्चर है कैसे भाई, अब हम ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। देखो लेट्स सपोज कि मेरे पास ब्लड वेसल्स का क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन कैसे होता है? हॉरिजॉन्टल सेक्शन होता है ना। अच्छा जी, माय ब्लड वेसल इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 डिफरेंट लेयर्स, ठीक है, लेयर 1, लेयर 2, देन आई हैव द लेयर नंबर 3। ये मेरे पास आपके ब्लड वेसल्स का क्रॉस सेक्शन आ गया। मेरे ब्लड वेसल्स के अंदर आई हैव द ब्लड, ठीक है। मेरे ब्लड वेसल्स की 3 लेयर हैं, इनर लेयर, मिडल लेयर एंड द एक्सटर्नल लेयर। माय इनर लेयर को मैंने कह दिया दैट इज द ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है। मिडल लेयर को मैंने कह दिया ट्यूनिका मीडिया, एक्सटर्नल लेयर को मैंने कह दिया ट्यूनिका एक्सटर्ना, ठीक है। अंदर है इंटरनल है इंटरना, मिड में है मीडिया, एक्सटर्नल पे है तो एक्सटर्ना। अच्छा जी, अब इसके अंदर जी मेरे इस 3 लेयर्स ने मिलके मेरी ब्लड वेसल बना दी। मेरी ब्लड वेसल के अंदर आई हैव दी ब्लड। अच्छा, आप तो पढ़ते आ रहे हैं जी ब्लड वेसल इज कंपोज्ड ऑफ दी एंडोथेलियम दैट इज कंपोज्ड ऑफ दी स्मूथ मसल्स। तो इधर एंडोथेलियम कहाँ है, स्मूथ मसल्स कहाँ पर हैं? गुड बच्चों, मेरे पास जो मेरी ट्यूनिका इंटीमा है दैट इज कंपोज्ड ऑफ दी एंडोथेलियम, ठीक है। यहाँ पे आ गया एंडोथेलियम। जो मेरी मीडिया है दैट इज कंपोज्ड ऑफ द स्मूथ मसल सेल्स। हम लोगों ने कहा है कि इन स्मूथ मसल्स पे क्या होनी है, इन स्मूथ मसल्स की वजह से डायलेशन होनी है। अब हमने ये मैकेनिज्म पढ़ना है। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, M2 में भी डिस्कस किया कि मेरे पास बेसिकली एक एंडोथेलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर है जो कि एंडोथेलियम के अंदर बनेगा। उस फैक्टर का नाम है मेरे पास नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एंडोथेलियम से डिफ्यूज कर जाएगा मीडिया में। मीडिया हैज़ दी स्मूथ मसल्स। अब कहीं जाके जी डायलेशन का कोई प्रोसेस होगा, ठीक है। अब जी मेरा ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसकी 2 प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट इज दैट इज एंडोथेलियम डिराइव्ड, सेकेंडली इज दैट दिस इज दी लिपिड सॉल्यूबल। भाई लिपिड सॉल्यूबल है तो डिफ्यूज कर गया ना, डिफ्यूज कर गया एंडोथेलियम से इनटू दी स्मूथ मसल्स। क्लियर? अब जी हम ये मैकेनिज्म बच्चों पढ़ने जा रहे हैं आपका दैट इज गिवन इन दी फिगर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर बच्चों आ जाओ, स्टेप बाय स्टेप इस मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। डायग्राम इधर ड्रॉ भी है। अब बच्चों हुआ क्या है भाई, मेरे पास जी मेरी एसिटाइल कोलिन आई, एसिटाइल कोलिन आकर अटैच किया मेरे M3 रिसेप्टर के साथ। आपको पता है माय M3 रिसेप्टर इज द G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। कौन सी G प्रोटीन इधर अटैच है? GQ प्रोटीन। भाई GQ प्रोटीन अगर अटैच है, इसने भाई फोस्फोलाइपेस C को क्या किया, एक्टिव कर दिया। फोस्फोलाइपेस C ने प्रोडक्शन कर दी IP3 की और डैग की। कहाँ से बना IP3 और डैग? कौन सी प्रोडक्ट से?
क्या ऐसे था PIP2 की ब्रेकडाउन हुई और फिर आपके पास IP3 और डैग बने। बच्चों पिछला सारा रिसेप्टर रिवाइज करो अपना, ठीक है। अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया, आप लोगों ने जो पहले भी पढ़ा था वही वाला सारा कॉन्सेप्ट है, डिटेल में नहीं मैं जा रही भाई। इसने कैल्शियम की इनफ्लक्स भी करवानी है और कैल्शियम की रिलीज भी करवानी है। रिलीज कहाँ से करानी है, एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम से। इनफ्लक्स कहाँ करवानी है, सेल के बाहर से। अल्टीमेटली मेरे पास कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, ठीक है। मेरे पास विद इन दी वेसल आई हैव दी कैलमोड्यूलिन, ठीक है। मेरे कैल्शियम ने बाइंड कर दिया कैलमोड्यूलिन के साथ और कॉम्प्लेक्स बना दिया कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको अक्सर बुक्स में एब्रीवेट भी किया गया है CAM से, ठीक है। क्लियर? अब जी मेरे पास जी ये जब कॉम्प्लेक्स बन गया, इस कॉम्प्लेक्स ने आगे से बेसिकली एक्टिव किया मेरे दूसरे एंजाइम को। उस एंजाइम का नाम था नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस। सिंथेस ने क्या किया जी, मेरे पास अमीनो एसिड था दैट वाज द L-आर्जिनिन, उसकी ब्रेकडाउन की और प्रोडक्शन कर दी सिट्रुलिन और दी नाइट्रिक ऑक्साइड की। नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर आ गया, मेरे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, दैट इज़ दी एंडोथीलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। बच्चों ये जितना प्रोसेस अब तक का हुआ है, ये हुआ है आपकी एंडोथीलियम के अंदर। ये सारा प्रोसेस हुआ है आपकी ट्यूनिका इंटीमा के अंदर। नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया। नाउ दिस इज करेक्ट कि मेरा नाइट्रिक ऑक्साइड इज एंडोथीलियम डिराइव्ड ग्रोथ रिलैक्सिंग फैक्टर, ठीक है, बन गया। अब इसने करना है जी डिफ्यूज़। क्यों डिफ्यूज़ करना है, मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल है ना। यहाँ से जी अब इसने मूव करके जाना है इनटू दी स्मूथ मसल सेल्स। आगे का सारा स्टेप आपके स्मूथ मसल्स के अंदर हो रहा है। यहाँ से जी अब मैं मूव कर गई अपने मीडिया की तरफ, जहाँ पे आई हैव द स्मूथ मसल सेल्स। क्लियर? बच्चों जब मैं स्मूथ मसल्स सेल के अंदर मूव की तो भाई स्मूथ मसल्स सेल में आई, वहाँ पर जी मुझे मिला एक और एंजाइम। उस एंजाइम का मेरे पास नाम था ग्वानाइल साइक्लेस। ग्वानाइल साइक्लेस। बच्चों मेरे ग्वानाइल साइक्लेस में आई हैव अ बीटा सब यूनिट। दैट बीटा सब यूनिट हैज़ दी reduced heme iron, that is has a reduced heme iron। बच्चों आयरन दो तरह का है, हीम आयरन, नॉन हीम आयरन, ठीक है। मुझे नेक्स्ट टाइम इसका डिफरेंस आप लोगों ने बताना है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन, ठीक है। सोर्स का भी डिफरेंस आप लोगों ने मुझे डिफरेंस बताना है, हीम आयरन नॉन हीम आयरन का डिफरेंस। अच्छा जी, फिलहाल जी नाइट्रिक ऑक्साइड मेरे जी reduced heme iron that is the part of the beta subunit of the guanyl cyclase, उसके साथ आकर बाइंड कर दिया। now this will catalyze the production of the cyclic GMP, ठीक है। मेरे GTP से cyclic GMP बनेगा। what is GTP? guanosine triphosphate। what is cyclic GMP? साइक्लिक ग्वाइनोसिन मोनोफेस बड़े बन गया। अच्छा जी, अब ये बच्चों मेरे पास मोनोफेस फॉस्फेट जो बना, ठीक है, जिस तरह आपको याद हो साइक्लिक GMP बनता था, प्रोटीन काइनेस A को एक्टिव करता था। भाई मेरे पास ये साइक्लिक GMP बना, इसने एक्टिवेट कर दिया आपके प्रोटीन काइनेस G को, ठीक है। अब जी हम लोग प्रोटीन काइनेस G तक आ गए। भाई अब ये हैंड रिटन डायग्राम के ऊपर आओ, आगे देखो प्रोटीन काइनेस G, PKG नज़र आ रहा है आपको? बच्चों देखो भाई अब दो तरह से मेरे पास जी डायलेटरी इफेक्ट्स आएंगे। पहला, मेरे ये PKG ने क्या किया, इसने इनहिबिट कर दिया मेरे कैल्शियम चैनल्स को, ठीक है। कैल्शियम चैनल्स से ना तो भी कैल्शियम चैनल्स कहाँ पे थे, सेल मेम्ब्रेन पे, जो कैल्शियम की इन्फ्लक्स करवा रहे थे। कैल्शियम चैनल कौन से थे, स्मूथ एंडोप्लाज्म के रेटिकुलम में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम की रिलीज करवा रहे थे। ना तो अब इन्फ्लक्स हुई, ना तो अब रिलीज हुई। तीसरी चीज़ प्रोटीन काइनेस G ने क्या की, इसने ओपन कर दिया आपके पोटाशियम चैनल्स को।
पोटाशियम चैनल्स जैसे ही ओपन हुए विद इन द सेल मेरे पोटाशियम की इन्फ्लक्स होगी, हाइपरपोलराइजेशन होगी। ठीक है भाई, हाइपरपोलराइजेशन हुई तो अब क्या डायलेशन होगी या कॉन्ट्रैक्शन होगी? डायलेशन होगी। देखो एक मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया जी, कैल्शियम चैनल्स ब्लॉक हो गए, पोटाशियम चैनल्स ओपन हो गए। अब दूसरी तरफ जी डायलेटरी मैकेनिज्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्ट्रैक्शन का नॉर्मल मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल मैकेनिज्म नॉर्मली हो क्या रहा था बच्चों कि जी क्या होता है विद इन दी वेसल्स या हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे, आगे जाके इस मैकेनिज्म को फिर से हम लोग दोबारा से भी पढ़ेंगे। भाई जैसे ही कैल्शियम की इन्फ्लक्स होती है, कैल्शियम की इन्फ्लक्स हुई, कैल्शियम ने कॉम्प्लेक्स बना दिया कैलमोड्यूलिन के साथ, तो कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स बन गया जिसकी एब्रिविएशन डिफरेंट बुक्स में CAM से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, अब जी कैल्शियम कैलमोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, एक्टिव किया आपके एक एंजाइम को, दैट इज MLCK, मायोसिन लाइट चेन काइनेस को। अभी एक्टिव हो गया, इसके ऊपर प्लस का साइन आ गया। मायोसिन लाइट चेन ने क्या किया, मायोसिन लाइट चेन काइनेस, इसने देखो मायोसिन के ऊपर ही कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना था ना, इसने जी मायोसिन की कर देनी थी फॉस्फोरिलेशन, मायोसिन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देना था। भाई मायोसिन पे अब जी फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। अब जी इस मायोसिन ने क्या करना है, इसने इंटरैक्ट करना है एक्टिन के साथ। ठीक है, अब जी मेरे पास एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग हुई, कैसे बाइंडिंग हुई, स्लाइडिंग हुई, कॉन्ट्रैक्शन आएगी। ठीक है, मजीद इसको डिटेल में हम लोग एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में डिस्कस करेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से आनी थी आपकी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, ये नॉर्मल मैकेनिज्म था। लेकिन अब मेरे पास M3 रिसेप्टर की एक्टिवेशन से क्या हुआ कि मेरे पास एक्टिव हो चुका है एंजाइम दैट इज दी प्रोटीन काइनेस G, जिसको मैं एब्रीवेट करती हूँ PKG के साथ। भाई इसने करवानी है रिलैक्सेशन। अब इसने बच्चों रिलैक्सेशन बेसिकली करवाई कैसे, भाई आप लोग इस अपनी हैंड रिटन डायग्राम को गौर से देखो। बेसिकली मेरे पास जो प्रोटीन काइनेस G है, इसने एक्टिवेशन करवा दी है एक पर्टिकुलर एंजाइम की। देखो एंजाइम का क्या नाम इधर मेंशन है, मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेस, दैट इज द मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेस। भाई मेरे पास ये जो PKG है, इसने एक्टिवेशन करवा दी मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेस की। मायोसिन लाइट चेन फॉस्फेटेस की जब एक्टिवेशन हुई, इसने क्या किया, इसने देखा अच्छा ये मायोसिन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच था, इसने जी मायोसिन के ऊपर से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करवा दिया। अब जी सिंपली मेरे पास मायोसिन रह गया, दैट इज डीफॉस्फोरिलेटेड मायोसिन। भाई मेरे मायोसिन के ऊपर अगर फॉस्फेट होती तभी एक्टिन मायोसिन की इंटरेक्शन होनी थी, तभी कॉन्ट्रैक्शन होनी थी। अब जी मायोसिन अकेला रह गया, मायोसिन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो इसने इंटरेक्ट नहीं करना एक्टिन के साथ। भी जब एक्ट नहीं करना तो भाई देयर विल बी दी रिलैक्सेशन, देयर विल बी डायलेशन। क्लियर? सो भाई ये था आपका मोड ऑफ एक्शन आपके M3 रिसेप्टर्स का।